नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। 29 अगस्त 1905 में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था और मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी में जो प्रदर्शन किया, हमारे देश का नाम जिस तरह रोशन किया, और इसीलिए उनको डेडिकेट किया गया। उनके सम्मान में 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाना तय हुआ। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम से खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया, जो हमारे देश का सबसे सम्माननीय पुरस्कार माना जाता है। मैं कैसे भूल सकती हूँ मेरे पिताजी लेट श्री A.D. व्यास जी को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म और स्पोर्ट्स को डेडिकेट किया था। हमारे स्टूडियो में हमने ऐसे कोच और ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को बुलाया है, उनसे पहले मुलाकात करते हैं। और स्पोर्ट्स की बात होती है तो इंजरी की बात भी होती है, तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर जयमीन सर का। बहुत स्वागत है। जो वडोदरा शहर में एक ऐसा अस्पताल उन्होंने बनाया है, जो गुजरात का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो स्पोर्ट्स इंजरी पे काम करता है। डॉक्टर जयमीन जसलपुरा इस वैश्वी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे दूसरे मेहमान हैं रविंद्र सर, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से। बहुत स्वागत है सर आपका। नई पीढ़ी को तैयार करते हैं, खिलाड़ी नए तैयार कर रहे हैं। लक्ष्मण करंजगांवकर सर, जिन्हें कौन नहीं जानता। बहुत स्वागत है आपका सर, बहुत स्वागत है। एथलेटिक विशेषज्ञ हैं। जब भी VNM को खेल उत्सव करना होता है, सबसे पहले लक्ष्मण सर को याद किया जाता है। और लक्ष्मण सर अभी पेरिस ओलंपिक में बतौर ऑब्जर्वर जाकर आए हैं। वहां के अनुभव के बारे में भी हम जानेंगे। हमारे जो तीसरे मेहमान है हेमंत सर, बैडमिंटन विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। सुनील व्यास सर, टेनिस विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है। किक बॉक्सिंग से विशेषज्ञ है जयेंद्र कोठी सर। बहुत स्वागत है सर आपका। रविंद्र सर, युवा एथलीट के विकास के लिए कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है? आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे युवा खिलाड़ियों हम तैयार करते हैं, जी जी, तो मेजरली जो की कंपोनेंट्स हैं, बहुत अच्छा कोड भी है कि द मोर यू ब्लीड इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जी, तो जितना ज्यादा पसीना हम स्टार्टिंग में करते हैं, प्रैक्टिस में करते हैं, उतना ही खून हमें कॉम्पिटिशन टाइम में बहाना पड़ता है। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जिसमें मेजरली 3 कंपोनेंट है। फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है, आपका न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, और उसके बाद आपके रेस्ट और रिकवरी। तो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के अंदर अगर मैं जनरल वे में बात करूं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे बुजुर्ग लोग हों, सबको अपना जो कार्डियोस्पेक्ट एंड्योरेंस है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, मस्कुलर एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉडी कंपोजिशन है, इन सब कंपोनेंट्स पे काम करना पड़ता है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम करते भी हैं। लाइक वॉकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, हम घर के रूटीन वर्क करते हैं जिसमें हमारी सारी मसल्स एक्टिवेट होती हैं। बट अगर कोई बच्चा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की तरफ देखता है तो स्किल कंपोनेंट जितने हैं उस पर भी काम करना पड़ता है, जिसमें एजिलिटी है, बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, रिएक्शन टाइम है, स्पीड है, पावर है। इन सभी कंपोनेंट्स पे काम करते हैं जी। और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी बात यह है कि जो हमारे बेसिक फंडामेंटल है, उनका जो बेस है वो ये सब कंपोनेंट्स ही हैं जी। आप कोई भी गेम देखिए, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इन सब में कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर फुटबॉल की बात करूँ तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए आपको कार्डियोस्पेक्ट एंड्योरेंस चाहिए। वॉलीबॉल की बात करूँ तो भी आपको एक्सप्लोसिव पावर चाहिए, आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए। हर एक गेम में कोई ना कोई कंपोनेंट मेजर रोल प्ले करता है। तो जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि इफ यू कांट रन, you can't part in running events. If you can't swim, you can't part in swimming events. Yeah. If you can't catch, you can't participate in ball games. तो ये सभी जो बेसिक फंडामेंटल्स है, इनकी जो रूट्स है वो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं या जितने भी कोचेस सुन रहे हैं या जितने अभिभावक सुन रहे हैं, उनको बच्चों के बेसिक फंडामेंटल इम्प्रोवाइज करने के लिए आपको जो भी की कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस के हैं उन पे ज़्यादा काम करना होगा। सेकेंडली बात करूँगा मैं न्यूट्रिशन की, कि जितने भी न्यूट्रिएंट वैल्यूज हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, इन सबको पर्याप्त मात्रा में बच्चों को हमें देना होगा जी। उनकी ईटिंग हैबिट्स हमें इम्प्रोवाइज करनी होगी। जो भी जंक फूड हैं या जो भी ऐसे फूड्स हैं जो कि बच्चों को हार्म करते हैं, उनसे हमें बच्चों को दूर रखना पड़ेगा। बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि उनके लिए न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। और जब तक ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक बच्चा उन चीज़ों में पार्ट नहीं ले पाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिकवरी जी। क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हमने देखे हैं इंटरनेशनल लेवल पे,
तो उनसे हमें सीखने को मिलता है कि वो अपने रिकवरी को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज 8 to 10 आवर्स अगर रिकवरी मिलती है तभी आपकी बॉडी चार्ज अप होती है नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग के लिए। तो जितने भी बच्चे सुन रहे हैं या जो स्पोर्ट्स में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आपको ये कोशिश करनी है कि जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, आइदर मोबाइल फोन्स हैं या आप लेट नाइट मूवीज वॉच करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया को आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एक लिमिट सेट कीजिए आप कि हार्डली गो फॉर 1 आवर, नॉट मोर देन दैट, और उसके बाद अपने रिकवरी पे फोकस करना है। बेस्ट प्रिंसिपल जैसे हम कहते हैं कि 10,000 आवर्स और 10 ईयर्स। इफ यू डेडिकेटली पुट, अगर आप 10,000 घंटे किसी ट्रेनिंग मेथड पे या किसी भी गेम पे दे रहे हैं या 10 साल आप किसी पे दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आपका अचीवमेंट मिलेगा ही मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड। गुजराती में एक कहावत है, मेरी दादी हमेशा कहा करती थी कि कहीं પણ કામ કરો ને તો એક દસકો આપવો જોઈએ તો તમે સફળતા તમને મળે મળે અને મળે જ। लक्ष्मण सर, पेरिस चलते हैं आपके साथ क्योंकि आप पेरिस ओलंपिक जाके आए हैं, तो वहाँ के अनुभव सबसे पहले बांटे। मेरे लिए तो एक सुनहरा ये मौका था, लाइफ टाइम मौका था जी। क्योंकि पेरिस है ऐसा शहर है कि हम तो सब जानते हैं कि बहुत सुंदर सा शहर है, लेकिन पेरिस के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट ऐसा अभी हुआ कि आज से 128 साल पहले ओलंपिक की शुरुआत हुई, मॉडर्न ओलंपिक की। वो शुरू करने वाले भी जो व्यक्ति थे वो फ्रांस के थे, जिनका नाम था बैरन डी कुबेत्रे। 1900 साल में, यानी मॉडर्न ओलंपिक शुरू होने के बाद जो दूसरा ओलंपिक जो शुरू हुआ वो पेरिस में हुआ था। उसके बाद 1924 में जो ओलंपिक हुआ वो भी पेरिस में हुआ, और उसके बराबर 100 साल के बाद यानी 2024 में जो ओलंपिक हुआ वो भी पेरिस में। और वो ओलंपिक देखने का मौका जो मुझे मिला है, तो वो तो मैं हमेशा के लिए, मेरे लिए क्या एक अनमोल ऐसा ये हो गया है, गिफ्ट हो गया है। और जहां तक पेरिस ओलंपिक की अगर मैं बात करूं, तो वहां मैंने जो कुछ ऑब्जर्व किया और जो अनुभव मुझे मिला है, वहां से बहुत सारा सीखने जैसा है कि उसके लिए भी मैं अभी सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, मैं वडोदरा शहर के लिए, गुजरात के लिए ऐसा कोई काम करूं कि जो अनुभव मुझे पेरिस में मिले उसका फायदा, उसके एडवांटेजेस मेरे शहर के और गुजरात के खिलाड़ियों को मिले। ध्यानचंद जी का भी बड़ौदा से बहुत पुराना नाता है, क्योंकि वो पुराना नाता ऐसा है, 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक हुआ था, वो ओलंपिक में बड़ौदा से खुद महाराजा सयाजीराव और उनके साथ और 4 जन की जिन्होंने बर्लिन ओलंपिक अटेंड की थी। साथ साथ में एक हॉकी का, अगर आप मुझे परमिशन देती है तो मैं हॉकी का एक किस्सा सुनाता हूँ कि 1936 बर्लिन ओलंपिक में हॉकी में फाइनल में इंडिया वर्सेस जर्मनी थी, क्योंकि उसके पहले भी 2 बार इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट थी, 1932 एंड 1928 में। तब ये तीसरा मौका था हमें गोल्ड मेडल ही लेके वापस आने का था। लेकिन हुआ ऐसा कि हाफ, यानी हॉकी का जो मैच शुरू होने के हाफ टाइम तक जर्मनी नील थी और इंडिया भी नील था, वो भी चैंपियन होने के नाते भी वो नील था। तो उस टाइम महाराजा सयाजीराव वहां स्टेडियम में थे। उन्होंने ऐसा देखा कि भाई ये जब इंडिया में प्रैक्टिस करते थे तो बेयर फुटेड प्रैक्टिस करते थे, वहां जर्मनी में जाके उन्होंने बूट पहन के वो खेलते हैं शुरू किया जी। तो वही कुछ ऐसा एक रीजन हो सकता है कि अभी तक एक भी गोल हुआ नहीं, एक चैंपियन टीम खेल रही है लेकिन गोल हुआ नहीं। बाद में सयाजीराव ने ध्यानचंद जी से बात करके उनको ये सलाह दी कि आप बूट निकाल के बेयर फुटेड आप खेलो, आप आपका ओरिजिनल जो खेल है, जो इंडिया में आप खेलते हैं वैसा ही खेल वो बेयर फुटेड से होगा। वही सलाह मान के बाद में सेकंड हाफ में मुझे जहां तक पता है 8-0 से जर्मनी को हमने परास्त किया था। 128 साल हुए ओलंपिक शुरू होके, तो अभी तक गुजरात में से खाली 3 ही ओलंपियन से हुए। शुरू के 2 जो ओलंपियन थे वो बड़ौदा से आए थे। 1936 में शंकर राव थोरात के उन्होंने रेसलिंग में
ब्रिटिश इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया था। उसके बाद 1960 रोम ओलंपिक हुआ था, तो रोम ओलंपिक में गोविंदराव सावंत ने हॉकी में पार्टिसिपेट करके हमारे देश को सिल्वर मेडल दिया था। तो मैं कहने का मतलब ये है कि बड़ौदा का जो कंट्रीब्यूशन है खेल कूद में गुजरात में तो इंडिया में वो सबसे ज्यादा रहा हुआ है, और बड़ौदा शहर ने ही गुजरात को सबसे पहले 2 ओलंपिक दिए। जी हेमंत सर, आजकल जो 20 साल से कम उम्र में ACL इंजरी बहुत ज्यादा चर्चा में है, ये चोट का सामना जो करना पड़ता है खिलाड़ियों को, और वो भी अर्ली स्टेज चोट के कारण, तो उसके बारे में कुछ बताइए। कि हमारी कितनी भी फिजिकल फिटनेस हो, हर एक स्पोर्ट्स में डिफरेंट मसल्स का जरूरत होता है, मसल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, विच जो बच्चों को वो हिसाब से ट्रेन करना होता है नॉर्मल कंडीशन में। हम जैसे रात डिनर करने बैठते हैं और खाना लाइट चली जाती है तो खाना मुंह में ही जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मसल मेमोरी। जी हमारा माइंड है। आप ये भी देखिएगा, अगर चम्मच से खा रहे हो तो नहीं जाएगा मुंह में सीधा, वो उतना डिस्टेंस एक एक्स्ट्रा हमने इम्यूनिटी ऐड किया तो वो भी हमको प्रॉब्लम करती है। सो फिजिकल फिटनेस अपनी जगह पे है, पर डिफरेंट स्पोर्ट्स के हिसाब से वो स्पोर्ट्स की जो मूवमेंट्स हैं, शेडोज हैं, वो जितना रेगुलर करवाओगे, दे कन्वर्ट देम इनटू मसल मेमोरी में कन्वर्ट कर दोगे उसको अगर, तो ये इंजरीज आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स में लोड होता है, जर्क्स होते हैं, ब्रेकिंग मोशंस होते हैं, तो ये हर एक चीज के अंदर मसल्स को जब तक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन नहीं करोगे तो इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे बैडमिंटन में सबसे ज्यादा लंजीज, और हम वो लंजीज एंड ब्रेक, हम नॉर्मल एक्सरसाइज में लंजीज रूटीन स्मूथ मोशन में करते हैं, बैडमिंटन में स्मूथ मोशन नहीं होता, इट्स अ जर्क एंड यू कम बैक। तो अगर वो नहीं सिखाया और उसके लिए मसल्स को ट्रेन नहीं किए तो ये ACL है, काफी मसल्स के हैमस्ट्रिंग से लेकर के काफ से लेकर के हर मसल्स के प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। जी सुनील भाई, टेनिस जैसे हर एज ग्रुप भी जुड़ता है, टेनिस स्पोर्ट्स ऐसा है जहां पर कुछ ना कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स को कंसिडर किया जाता है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि टेनिस या काफी सारे रैकेट स्पोर्ट्स में बहुत अर्ली एज में बच्चे पार्टिसिपेट करना चालू करते हैं, सीखना चालू करते हैं। कि दो फैक्टर है, एक है जो कुछ बच्चे कंपैरेटिव बनना चाहते हैं और कुछ बच्चे जो कंपैरेटिव नहीं बनते इमीडिएटली, लेकिन उनकी एज के हिसाब से हम लोग को कोचिंग में ये ध्यान रखना पड़ता है, ये ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज अंडर 10 की एज में इनको टूर्नामेंट खेलने जाना पड़ता है, टूर्नामेंट खेलने जाएंगे तो उनको ज़्यादा ट्रेन करना पड़ता है, तो हर बॉडी कितना लोड ले सकता है उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग की जाए, वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि कोई 10 साल का बच्चा है तो उसको 1000 स्किपिंग करा लूँ या उसको डंबल्स लेके वेट ट्रेनिंग करा दूँ, ये नहीं होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि उनकी सही तरीके से उनकी लोडिंग हो उनके बॉडी के ऊपर, जो उनके शरीर के लिए अनुरूप हो। दूसरा एक होता है, जैसे बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी कंपटीशन लेवल बढ़ती जाती है, तब उनकी फिजिकल इनपुट बहुत बढ़ जाती है। उनके फिजिकल ट्रेनिंग, हम लोग ऐसा सोचते हैं अगर आप 1 घंटा ऑन कोर्ट ट्रेनिंग करते हैं तो आप 2 घंटा ऑफ कोर्ट ट्रेनिंग करते हैं, ये जब व्हेन वी गेट इनटू कंपटीशन। उसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत शरीर को काफ़ी तकलीफ दे रहे हैं, उस दौरान आप उनको एक फेज होते हैं उस वाले सिस्टम में एंटर करते हैं, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत सारी ज़्यादा होती है, उनकी ट्रैवलिंग बहुत होती है। तो एक फेज होती है जहाँ से हम शुरू करते हैं, वो होती है ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग फेज के बाद होती है उनकी कंपटीशन फेज, और कंपटीशन के बाद होती है रेस्ट फेज। इन तीनों फेज के दौरान उनको सही तरीके से उनका न्यूट्रिशन हो, उनकी ट्रेनिंग हो। कंपटीशन के दौरान उतना ट्रेन नहीं करते हैं हम, क्योंकि उनको कंपटीशन के दौरान थकना नहीं होता है, लेकिन उनकी बेसिक ट्रेनिंग चालू रहती है। वो ख़त्म होने के बाद उन्हें थोड़ा सा रेस्ट फेज मिलता है। ये इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो कम इंजर हो और अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते रहें। दूसरा ये हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है उस दौरान उनको जो टेक्निक सिखाई जाती है वो बहुत सही हो। आई मीन टेक्निकली इट हैज़ टू बी राइट। अगर कहीं टेक्निक में कुछ गड़बड़ होती है तो वो उनको इंजरी में कन्वर्ट होती है। इंजरी में कन्वर्ट होती है तो फिर एक आप विशियस साइकिल में घुस जाते हैं, फिर आप
इंजरी को ट्रीट करते हैं, बाद में रिहैब में जाते हैं, आप वापस चालू करते हैं, आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइम खो देते हैं। जी जी सो ये कोशिश रहती है कि बच्चा कम से कम इंजर हो, जी और हम ये कोशिश करते हैं। पर जरूरी होता है कि हमारी एक टीम हो। जब कोई बच्चा कंपैरेटिव बनता है तब ये जरूरी होता है कि सिर्फ कोच अकेला इसमें रोल प्ले नहीं कर सकता। हमारे साथ एक अच्छा फिजियो होना जरूरी होता है, एक अच्छा ट्रेनर जो उनको फिजिकल स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग को संभाल रहा हो, जी और बहुत अच्छे डॉक्टर जो डॉक्टर जैसलपुरा हैं, जिनकी हमें कंसिस्टेंटली हेल्प की ज़रूरत होती है। तो हम प्लेयर को पूरा होलिस्टिकली, इनको हम न्यूट्रिशन को भी ख्याल रखना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि उनका न्यूट्रिशन जो उनको ज़रूरी हो उतना प्रोवाइड कर पाए उनके फैमिली। पेरेंट्स को हम लोग गाइड करते हैं कि आपको कैसा खाना देना है। किक बॉक्सिंग की जब बात आती है तो हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मजा तो बहुत आएगा मगर लगेगी बहुत, मार तो खानी पड़ेगी। मार खानी पड़ेगी। तो ये स्पोर्ट में इंजरी से बचने के लिए क्या क्या एहतियात बरते जाते हैं? ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग प्रॉपर ना हो, प्रॉपर वे से बच्चे को हम ट्रेन नहीं करेंगे, अगर बच्चा ट्रेन नहीं हुआ तो चालू प्रैक्टिस में भी वो इंजर्ड हो सकता है। तो सबसे फोकस और सबसे बड़ी बात सर ने बताई वो सही है कि उसका ट्रेनिंग बिल्कुल सही होना चाहिए, प्रॉपर वे से होना चाहिए। काफी सारे बच्चे मेरे वहाँ आते हैं यूट्यूब पे देख के जी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि अगर कोई फ्रेश बच्चा अगर मेरे पास आता है तो उसको मुझे सिखाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती जी। लेकिन ये यूट्यूब वाले जब बच्चे आ जाते हैं ना मेरे पास, क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम फिट हो जाता है। जी जी, आधा नॉलेज वाला। हाँ, जी जी। वो टेक्निक को निकालने के लिए मुझे बहुत परेशानी होती है जी। मतलब वो प्रोग्राम को हटा के फिर मुझे नई तरीके से उसको ट्रेन करना पड़ता है। जी जी। क्योंकि अगर प्रॉपर डाइट नहीं है बच्चे का, अगर प्लेयर अच्छा डाइट नहीं ले रहा है जी, प्रोटीन नहीं इंटेक कर रहा है, फाइबर्स है, मिनरल्स है, जो भी मतलब फिटनेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है फूड की, अगर वो नहीं ले रहा है तो भी वो अच्छा प्लेयर इंजर्ड हो सकता है। जी जी। तीसरी बात मैं बताऊंगा, अगर वो प्लेयर कंपटीशन में जा रहा है, कंपटीशन में अगर खेलने जा रहा है, खेलने से पहले 10 मिनट्स पहले अगर वो कार्डियो करके अगर वो स्ट्रेचिंग नहीं करेगा, बिना कुछ करे डायरेक्ट अगर वो रिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो वहां पे भी इंजर्ड होने के 100% चांसेस है। जी। प्लेयर को खुद का पास का जो भी हिस्ट्री है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके क्लियर करके ही फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर प्रीवियस कोई इंजरी है, अगर हमने बताया नहीं है और कोच को भी नहीं पता है, अगर वो खेलने चला गया और वही पार्ट पे अगर इम्पैक्ट आया है, वहीं पे पंच लग गया, किक लग गया, तो मे बी बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है, तो काफी सालों तक खेल नहीं सकता है जी। तो ये भी ध्यान देना है प्लेयर को कि उसका डाइट, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर रेस्ट और ट्रेनिंग के बाद कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। काफी सारे मैंने बच्चे देखे हैं कि वर्कआउट के बाद कूल डाउन नहीं करते हैं, तो कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो दूसरे दिन क्रैम्प आना ही है। वो क्रैम्प आएगा ही आएगा, लैक्टिक एसिड बॉडी में इंक्रीज होगा तो क्रैम्प आ ही जाएगा जी। तो वर्कआउट के बाद जो रेस्ट लेना है और कूल डाउन करना है वो बहुत जरूरी है। थोड़ा हल्का सा स्ट्रेचिंग करना है, वो करें ताकि इंजरी से बच पाए हम। जी। अब बात इंजरी की हो ही रही है तो डॉक्टर साहब का जो स्पेशलाइजेशन है स्पोर्ट्स इंजरी में, उन्हीं से बात करते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर जो होते हैं वो कौन सा ऐसा अलग तरीका अपनाते हैं स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीट करने के लिए? सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है जी कि स्पोर्ट्स मेडिसिन इज वन ऑफ द सब स्पेशलिटी ऑफ ऑर्थोपेडिक। जी। सो जब भी कोई स्पोर्ट्स इंजर्ड पर्सन हमारे पास आते हैं तो एज एन ऑर्थोपेडिक पेरेंट्स या तो स्पोर्ट्समैन के दिमाग में सिर्फ एक एक्सरे बैठता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारा एक्सरे निकाल के हमारा ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन हमारा जो ट्रेनिंग है इन स्पोर्ट्स इंजरी, वी examine these patients differently. We evaluate their joints for any kind of ligament, meniscus injuries, गद्दी का जो इंजरी हम बोलते हैं, ligament बोलते हैं, muscle strain बोलते हैं, sprain बोलते हैं, तो ये सब हम एग्जामिन करते हैं। साथ साथ में एक्सरे के अलावा MRI is very important investigation which all sportsmen या parents of sports kids should be knowing कि आपको मिस नहीं करना है स्पोर्ट्स इंजरी को। अगर मिस नहीं करना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट आपने कहीं पे भी लिया है, एक्सरे हुआ है,
लेकिन फिर भी आपको दर्द, आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो दर्द की वजह से, तो आपको स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट के पास जाना है या एटलीस्ट एमआरआई करके पूरा डायग्नोसिस करना जरूरी है। मोस्ट कॉमन इंजरी स्पोर्ट्स में वो कौन सी है और कैसे ट्रीट की जाती है, उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे साथ स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स कोच है जो खुद खेले हैं जी, एंड दे ऑल आर ट्राइंग देयर बेस्ट फॉर कि स्पोर्ट्स इंजरी ना हो जी। लेकिन अगर स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो इसके लिए डॉक्टर साहब हैं। राइट, सो ऑल स्पोर्ट्स आर डिफरेंट स्पोर्ट्स, लाइक फुटबॉल और किक बॉक्सिंग की बात करें तो इट्स मोर ऑफ कॉलिजन स्पोर्ट्स। बैडमिंटन है, टेनिस है, सो दीज आर ऑल रैकेट स्पोर्ट्स। एथलेटिक्स है, it requires very high energy in triple jump, long jump, high jump, all javelin throw. So सब injuries are different in different sports. लेकिन अगर commonly हम बात करें नी शोल्डर इंजरीज की, तो नी में आपने बताया, हेमंत भाई से बात हुई कि ACL इंजरी, जी, पिवोटिंग। तो ये जो पिवोटिंग स्पोर्ट्स है, जब फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उसमें लिगामेंट और मेनिस्कस इंजरी काफी ज्यादा है। टेनिस प्लेयर्स हैं, टेनिस में जो लोग लंबे समय से खेलते हैं और जो वीकेंड्स में खेलते हैं, हम उनको मेडिकल लाइफ में वीकेंड वॉरियर्स बोलते हैं, बिकॉज दे डोंट ट्रेन देयर बॉडी और फिटनेस नहीं होती और आप सैटरडे संडे खेलने चले गए, नवलखी ग्राउंड भरा पड़ा रहता है क्रिकेट प्रेमियों के लिए जी। So majority of the sports injury what I have seen is more the athlete who is in the competitive stage or in the weekend players. तो उनको repetitive injuries, shoulder injuries काफी ज्यादा होती है जी। Athletics में I have seen in triple jump players, long jump players, hip injuries I have seen. So and kickboxing की बात करें तो उसमें yes facial injury, head injury is quite severe and serious, but it's very infrequent as Jendra bhai pointed out. But ये सारी different sports में different injuries हम देखते हैं। बायोमेकेनिक्स ये जो शब्द है उससे कई लोग अभी भी अनजान हैं, तो स्पोर्ट्स इंजरी को रोकने के लिए बायोमेकेनिक्स की क्या भूमिका है? हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में घर बनाया है या कंस्ट्रक्शन साइट्स हमने देखी है, तो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आता है कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो डिजाइन देता है उसके मुताबिक आर्किटेक्ट भी काम करता है। तो उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर देयर इज अ बायोमेकेनिक्स। So every joint, whether it's a hip joint, shoulder joint, knee joint, it has got its own biomechanics. So I feel all learned coach, they know about it. They make their players aware of it. What is important in joint biomechanics is not only strengthening, it is strengthening and balancing. Reaction time. So all these three things are very important in knee joint, shoulder joint in particularly, because shoulder is most mobile joint of our body. So it has got highest chance of injury. So you need to play, to do a good serve in tennis, to hit a shuttlecock hard in, to smash in volleyball or in badminton. So you need that strength, but at the same time you need the balance as well. So the same way your torso, your posture, all these things combines in the biomechanics. जी। स्पोर्ट्स इंजरी को ट्रीट करने के लिए क्या एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या एडवांस इक्विपमेंट अवेलेबल है? स्पोर्ट्स स्पेशलिटी की अगर बात की जाए तो आज से 22-23 साल पहले की बात करें तो हम सब लोग लिगामेंट सर्जरीज ओपन करते थे। अगर ACL करना है तो पूरा नी जॉइंट को खोलना पड़ता था, उसको देख के ही हम पूरा सर्जरी करते थे आज से 20-25 साल पहले। और वही सर्जरी हम काफी कम समय में और वेरी प्रिसीजन, विदाउट कटिंग, इट्स अ की होल सर्जरी।
कीहोल सर्जरी। एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शंस। उसका मतलब है भगवान ने जो लिगामेंट जिस जगह पे दिया है, जो गद्दी को जिस जगह पे जिस पोजीशन में उसका फंक्शन है, उसको रिक्रिएट करना। तो आज स्पोर्ट्स मेडिसिन में हम मिनिमल इन्वेजिव की होल सर्जरी से, दूरबीन से, आर्थ्रोस्कोपी से उसको हम उसके जगह पे रिक्रिएट कर सकते हैं। जी। Why we consider him as a very pious person for and a precision person for sports rehabilitation. जी जी। One ligament substitute surgery which I witnessed with him. जी। He mentioned this person is a football player. His legs movement stretching should be up to this level. So the ligament that I have to set has to be that flexible replacement with that length and strength. So that is what makes him a precision repairer of sports person. He considers this everything. He has knowledge of the sports. डिफरेंट स्पोर्ट्स में क्या मूवमेंट है, कि जॉइंट को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, वो हिसाब से वो टेंडन सिलेक्ट करते हैं, वो हिसाब से वो लेंथ देते हैं, वो हिसाब से वो फिक्स करते हैं उनको। जी जी। दैट इज व्हाई वी कंसीडर हिम एंड हम टेंशन लेस हो जाते हैं कि हम जमीन भाई के यहाँ है, हम अब थोड़े दिन में खेलना शुरू कर देंगे रिपेयर होके। Being a sport medicine doctor is not just about finding out कि क्या हुआ है और उस इंजरी को उन्होंने रिपेयर किया, वो सिर्फ नहीं है। इनकी चैलेंज क्या होती है कि उस प्लेयर को उन्होंने ठीक तो किया, लेकिन उस प्लेयर के जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो जो इंजरी के पहले था वहां तक लाके उसको वापस छोड़ना है। वो उनका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं समझता हूँ। जैसे अभी 3 या 4 दिन पहले मेरा एक शोल्डर प्रोसीजर इन्होंने किया हुआ। अब इन नॉर्मल केस शायद ये जरूरत नहीं पड़ती किसी फॉर अ कॉमन पर्सन, लेकिन बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स प्रोफेशनल मुझे अपना परफॉर्मेंस अटमोस्ट रखना है, जिसके लिए इनके सजेशन और इनके गाइडेंस में आई हैव टू गो थ्रू अ स्मॉल प्रोसीजर। तो अब मुझे पता है कि अगर वो नहीं करता तो मेरा जो परफॉर्मेंस है वो 100% के बजाय 75 होता, बट आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू गो बैक टू 100%। सो स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट करने की जो मेन गोल और टारगेट है वो ये नहीं है कि इसको ACL टेयर हुआ तो ठीक हो गया। ACL टेयर को उनको रिस्ट्रक्चर करने के बाद वो प्लेयर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस पे वापस जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो लेवल तक जाता है, वो उनका मेन गोल होता है। जब से हमारे एसोसिएशन में वैसे हॉस्पिटल मेडिकल पार्टनर हुआ है जी, तो हमने एक प्लान किया कि हम ट्रेनिंग कैंप का ऑर्गेनाइजिंग करें जी। ट्रेनिंग कैंप में हमने जमीन सर और उनकी टीम को इनवाइट किया कि आप एक स्पोर्ट्स इंजरी के ऊपर थोड़ा सा बच्चों को नॉलेज दें जी। आप बिलीव नहीं करेंगे मैडम, सर के सेशन के बाद आज तक हमारा एक भी बच्चा इंजर्ड नहीं हुआ। क्या बात है, थैंक यू सर। एम टू हैव जो ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन परफॉर्मेंस है, व्हाट इज एम ऑफ ओलंपिक इज टू get the best out of our physics and psychology both together। जी जी। और आपने जो बात की मैं थोड़ा ऐड ऑन करूंगा प्लीज। जैसे हेमंत भाई ने बताया, सुनील भाई ने बताया कि इट इज नॉट ओनली अबाउट डूइंग सर्जरी, इट इज अबाउट डूइंग इट विथ प्रिसीजन, लर्निंग न्यू थिंग्स, गेटिंग अपडेटेड इन योर फील्ड कॉन्स्टेंटली। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, it is making the player to play at highest level on ground, and that is something we would like to achieve in each and every of our player in बिल्कुल। गुजरात का एक ऐसा हॉस्पिटल है, वैश्वी हॉस्पिटल, जो वडोदरा में स्थित है, और वहां पर स्पोर्ट्स इंजरी को जिस तरह ट्रीट किया जाता है, रिहेब सेंटर भी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि हमारे वहाँ के स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है कि वो अपने खिलाड़ियों को बहुत सही तरीके से ट्रीटमेंट भी मिल जाए, और उनकी तो कोशिश होती है कि उनको इंजरी हो ही ना, मगर इनकेस हो जाती हैं तो बहुत सही ट्रीटमेंट मिल जाए। तो अभी क्या एडवांस ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे नई पीढ़ी को और ज्यादा स्पोर्ट्स में आगे ले जाने के लिए, उसे और ज्यादा विकसित करने के लिए? अभी आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पे जैसे अमेरिकन मॉडल है,
जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्लान, LTD प्रोग्राम्स। अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने प्रोग्राम्स हैं। US अपना प्रोग्राम करता है, चाइना अपना प्रोग्राम करता है, कनाडा अपना LTD प्रोग्राम कर रहा है। इसी तरह सबके अपने अपने प्रोग्राम है। अभी जो हमारे इंडिया में मैं देख रहा हूँ और जो हमें दिख रहा अच्छे से कि अभी हमारे अर्ली स्टेज से लेकर पोडियम फिनिश तक हमारी प्लानिंग चल रही है। अलग अलग इंसेंटिव्स लिए जा रहे हैं। उसके अंदर इनिशिएटिव्स के अंदर आप देखेंगे जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जब आप ओलंपियन देखते हैं, मोस्टली ओलंपियन हमें मिलते हैं कॉलेज लेवल से। आफ्टर 12 पास करते हैं, उसके बाद उनका पूरा मैच्योरेशन आता है, PHV पीक हाइट वेलोसिटी हम कहते हैं कि उस लेवल पे सब कुछ उनका तैयार हो जाता है, उनके हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, तो वहां आने के बाद वो अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देते हैं। तो अब ये जो यूनिवर्सिटी लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं जो बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं, अब उनके जो मैचेस हैं, उनके गेम्स हैं, मीडियाज पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं, तो उनसे उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वो अपने आप को ज़्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं। हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग ह्यूमन परफॉर्मेंस लैब्स स्टेब्लिश हो रही है। हमारे गुजरात में भी नडिया सेंटर के अंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर डेवलप किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात ने, जो कि अपने आप में बहुत अल्टीमेट है। तो ऐसे कई सेंटर्स खुल रहे हैं और सबसे अच्छा इनिशिएटिव जो लिया रहा है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही है। आप देखिए इंडिया में अराउंड 10 to 12 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज आ चुकी है, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं। जो भी स्पोर्ट्स से लगती है, जो भी मैकेनिक्स, जैसे सर ने बताया, बायोमैकेनिक्स है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लैब है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लैब्स है, अलग अलग लैब्स आ रही हैं जहाँ पर वो अपने आप को कैपिटलाइज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल, किसी तरीके से आप लीजिए, हर तरीके से बच्चा अपने आप को तैयार कर रहा है। और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को लेकर बात नहीं हो रही, वहाँ पर न्यूट्रिशन वैल्यू की बात हो रही है, किस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा वो बात हो रही है, प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे मैं मानता हूँ आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, अल्टीमेटली जो ग्रोथ प्लेट्स हैं हमारी, जैसे कार्टिलेजेस हैं, लिगामेंट हैं, टेंडन्स हैं, आपके जो भी मसल्स हैं, उन सबको बिल्डअप करने के लिए, जो ग्रोथ प्लेट को डेवलप करने के लिए जो हमारे पास टाइम है वो बहुत कम रहता है। क्योंकि बच्चा खेल के आता है, उसके पास 5 से 6 साल रहते हैं कि वो अपने आप को ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार कर ले। क्योंकि एट द एज ऑफ 24-25 उसके बाद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या जो मसल्स है वो उतनी अप टू द मार्क नहीं रह पाती, बिकॉज ड्यू टू एज। आप अपने आप को पुश कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 4 ओलंपिक्स खेले हैं, तो उनकी बहुत कम नंबर्स हैं ऐसे प्लेयरों की। बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेयर जो बेस्ट ऑप्टिमम मेडल देते हैं वो 28 ईयर्स में दे देते हैं। तो हमारे पास जो 5-6 साल है उसमें अपने आप को ट्रेन भी करना है, स्ट्रेंथन भी करना है और मेडल भी गेन करना है। और मैं कहूँगा मेडल भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप ऐसा लेवल पे फिनिश करें कि आप सबके लिए एग्जाम्पल बन जाए। देन हाउ टू लर्न, हाउ टू ट्रेन, हाउ टू ट्रेन, हाउ टू विन द मेडल इन कॉम्पिटिशन, हर एक स्टेज के लिए उस बच्चे को तैयार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब ग्रास रूट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोचेज हैं या स्टेट लेवल के कोचेज हैं उनके ऊपर आएगी, तो डेफिनेटली हमारा जो इकोसिस्टम है स्पोर्ट्स का वो ग्रो करेगा। और ये हो भी रहा है, काफी जगह वर्कशॉप्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। और मैं कहूंगा कि ये जो हमारा आज प्लेटफॉर्म है जिस पर हम सब बैठे हैं वो भी शेयरिंग ऑफ द नॉलेज है। जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनको एक अच्छी चीजें सुनने को मिल रही है। अलग अलग, जैसे सर ने अपने अपने व्यूज दिए कि डाइट कैसी रखनी चाहिए, हमें प्लेइंग से एबिलिटी कैसे एनहांस करनी है, हमें इंजरी से कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो वो सब चीज हम शेयर कर रहे हैं। तो जब आपके इग्नाइटेड माइंड्स जुड़ते हैं, ऐसी चीज मिलती है, तो डेफिनेटली पूरे जितने भी कंट्री में हैं, जितने लोग हैं, सबको वो बेनिफिशियल होता है। हमारा जो यूथ है वो स्पोर्ट्स में और अच्छा ग्रो करे। डेफिनेटली अपकमिंग 2036 जिसकी हम सब होप कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर हम होस्ट करें, तो उसमें हमारे मेडल्स बहुत अच्छे हों और हम बाकी कंट्रीज के सामने एक अच्छा एसेट एग्जांपल बन के दिखाएं कि टॉप 10 में आके हम फिनिश करें। करंज गांवकर उभरते एथलीट जो हैं और अभी जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, प्रोफेशनली सिखा रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? एक चीज की मैं हमेशा कमी देखता हूँ, वो मेरा खुद का ओपिनियन है कि हमारे प्लेयर में कोचेस, सपोर्टिंग जो स्टाफ है जो खेल कूद के लिए रात दिन काम करते हैं, जैसे एक ओलंपिक को तैयार करने के लिए कम से कम 8-8, 10-10 साल जाते हैं। लेकिन एक चीज में हमेशा इस तरह के महसूस करते हैं कि हमारे पूरे सिस्टम में, अथवा हमारे प्लेयर है, अथवा कोचेस है, ट्रेनर है, सपोर्टिंग, उसमें एक देश भावना होनी चाहिए, देश अभिमान की जो भावना होनी चाहिए, वो मैं खुद वो कमी उसके महसूस करता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बीजिंग ओलंपिक अटेंड किया था 2008 में, और वहां मैंने ऐसा देखा था कि वहां का जो ट्रेनिंग होता है, अलग अलग तरीके का ट्रेनिंग, तो उस पर सुपरविजन कौन करता है? खाली कोच नहीं करता है,
कोचेस पर, सपोर्टिंग स्टाफ पर, प्लेयर पे, उन सब पर जो सुपरविजन करने वाला आदमी होता है ना, वो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर होता है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे ये कि राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। हमारे यहाँ नहीं, ऐसा कहने का मेरा मतलब नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी कुछ कमी है। ऐसा मैं कितने सालों से महसूस करता हूं कि राष्ट्रीय भावना तो होनी चाहिए कि जब मैं एक हमारे देश को ओलंपिक जैसे लेवल पे मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूं, तो मैं जो खेल रहा हूं, मेरा जो परफॉर्मेंस है वो मेरे देश के लिए है। तो खेल में थोड़ी राष्ट्रीय भावना आने की जरूरत है, और उसके लिए हम सब मिलके उसके लिए कुछ प्रयास ऐसा अलग सा करना चाहिए, ऐसा मैं हमेशा महसूस करता हूँ। बहुत सही बात बताई। हमें देश के लिए खेलना है। अगर हम खेल रहे हैं तो देश के लिए खेले, खेल तो रहे ही हैं, तो क्यों ना हम वो पूरा डेडिकेशन हमारे देश के प्रति ही समर्पित करें। चोट लगने के बाद एथलीट वापस खेलने तैयार हो, अभी हमने जिक्र भी किया कि आपका चैलेंज वो है कि आप उसे वापस मैदान पर भेजें, वैसा ठीक करके भेजें। तो जो चीजें आपको देखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे ध्यान रखना है, वो क्या होते हैं? कोई भी स्पोर्ट्समैन जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेल रहा है जी, उसके लिए जिस तरह सबने शेयर किया उसी तरह इट रिक्वायर्स अ बिग टीम। सो मैं एज अ डॉक्टर आई विल बी ऑपरेटिंग एट इन बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड फेथ फॉर द पेशेंट, लेकिन उसके बाद उसका जो रिकवरी टाइम है, रेस्टिंग टाइम है, सुपरवाइज्ड फिजियोथेरेपी है, उसके बाद कोच का भी उतना ही इसमें योगदान हमें चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। So सबकी। whenever some player comes Yes, to us, we always are in very close coordination with all our coaches. जी, All of us. What we always share our views, With the coach. findings, Yes. and patients या तो स्पोर्ट्समैन का जो खुद का फिटनेस है, वो कई बार वो इंजर होता है तभी स्पोर्ट्समैन को भी मालूम पड़ता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ओ, और that is something what we have picked up as a doctor first time. जी जी। तो एक पूरा टीम अप्रोच है, और ये टीम अप्रोच के साथ ही उसको हम वापस कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले जा पाते हैं। कि आखिर में वन लाइनर कि आप जो भी खिलाड़ी को तैयार करते हैं उसे उस मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां वो पहुंचना चाहता है, जहां हमें हमारे देश को, हमारे राज्य को ले जाना है। तो आज क्या ऐसी डिमांड है खेल में, और अभिभावकों को क्या करना चाहिए? स्पेसिफिकली मैं पेरेंट्स के लिए ही ये एक संदेश चाहूंगी कि उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत पुरानी कहावत है, जी, स्ट्रॉन्ग बॉडी है स्ट्रॉन्ग माइंड। यस। अगर फिजिकल फिटनेस नहीं होगी स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट बच्चे लोग की, जी, तो माइंड भी उतना स्टेबल नहीं होगा। मैंने अभी तक 15 मेडल जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, तो वो गले में मेडल होना, हाथ में फ्लैग होना और आंख से पानी निकलना, घर पे बेटा पैदा होता है ना, उससे भी बड़ी खुशी वो होती है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये डिटर्मिनेशन हर बच्चों में इन अ पॉजिटिव एंगल विथ डिसिप्लिन डेवलप किया जाए, ताकि एक टारगेट बना के चले। इट्स सेड ना कि शूट अमंग द स्टार्स, जी, इवन इफ यू मिस इट विल लैंड ऑन मून। जी, अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप पे नहीं आए पर नेशनल लेवल पे या किसी को वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने के लिए प्रेरित करोगे, सो दिस इज ऑल द कंट्रीब्यूशन दैट वन शुड गिव पेरेंट्स एंड द स्पोर्ट्समैन हिमसेल्फ। हमारे देश में बहुत ज़्यादा फोकस एजुकेशन को करते हैं, जी, उस वजह से थोड़ा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट बच्चों का कम होता है, और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान हो, जो गलत नहीं है। जी, लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों में ये नोटिस किया है कि इतने सारे प्रोग्राम और स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई जी। है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ती है बच्चों की। तो माँ बाप को मैं ये कहूँगा, आपको इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे में डेडिकेशन है, आप उनको अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी होती है, साथ में खेल भी सकते हैं, जी। और गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत बड़ा है। जी, जैसे हमारे गुजरात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात में बहुत सारी स्कीम है, जी, और उसमें बच्चों को बहुत सारी फाइनेंशियल एड दी जाती है, उनको फॉरेन ट्रैवल करने के लिए पैसे मिलता है, उनको कोचिंग के लिए पैसे मिलता है। खेल महाकुंभ और स्कूल गेम जैसी
जो हमारी स्टेट की इवेंट्स है जी। उनमें भी काफ़ी कैश अवार्ड दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जीतने वाले बच्चों को 5-5, 6-6 हज़ार रुपए की मंथली, मतलब देयर इज नो वे व्हाई पेरेंट्स शुड शाय अवे। अब जो नंबर की रेस में भाग रहे हो उसमें कहीं ना कहीं वो भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके बच्चे में टैलेंट है जी। तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए, उनका फ्यूचर सेफ है। जी। हर बार हम क्लास में आके पेरेंट्स तो बोलते हैं कि सर अभी बच्चे का एग्जाम है तो अभी क्लास में नहीं आएगा, वो स्पोर्ट्स में थोड़ा सा उसको साइड कीजिए 1 साल के लिए। तो मैं मेरे घर की बात बता रहा हूँ, मेरी खुद की डॉटर की सर को पता है, वो फिलहाल अभी कॉलेज में है, वो 12th स्टैंडर्ड में थी तो भी मैंने उसको इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाया और 2 गोल्ड जीत के आई। वाओ, ठीक है, ग्रेट। और 12th में भी काफी अच्छे परसेंट से वो पास हुई और फिलहाल अभी कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया, वो सर्टिफिकेट के बेस पे। तो पढ़ाई जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पेरेंट्स को कि पढ़ाई मत करवाइए, उस पर फोकस मत कीजिए जी। करना जरूरी है, पढ़ाई करेंगे बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे। जी। ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, लेकिन उसके साथ आपके बच्चों में जो टैलेंट है उसको मत दबाइए। बड़ौदा की एक लड़की है, शैवी दलाल है नाम उसका, अभी वो इंडिया की टॉप है। एंड वो नवरत्ना स्कूल में पढ़ती है और वो इतना ट्रैवल करती है कि उसको एक दिन स्कूल जाने को नहीं मिलता। अच्छा। वो सिर्फ एग्जाम देने जाती है और वो पूरा दुनिया ट्रैवल करी। वो उसकी एज 15 साल है, वो 10th में आई है, स्कूल ने उसको फुल परमिशन दी है। वो पिछले 4 साल से इंडिया में नंबर 1 है, एक भी दिन स्कूल नहीं जाती। टेल यू द ट्रूथ, हर एग्जाम देती है और उसमें हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। वाओ, एंड दैट्स रियलिटी। ये इसलिए होता है बिकॉज पेरेंट्स का उस तरीके का सपोर्ट है। उसके कुछ स्टडीज साथ में जब ट्रैवल करते हैं तब वो अपने बुक्स पढ़ती है, उसके जो भी क्लास वर्क होते हैं वो सब करती है, और पढ़ाई करने के टाइम में पढ़ाई और बाकी के टाइम में वो अपनी फिटनेस और ट्रेनिंग करते हैं। कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स कराइए जी। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको फिजिकल फिटनेस लेनी है, आप स्पोर्ट्स कराइए, कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स कराइए, चाहे आपका बच्चा प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है या नहीं। रीजन बिहाइंड, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट है बाउंस बैक। ये जो बाउंस बैक वर्ड है, हमारे जो बच्चे हैं जो एजुकेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, IITs में जा रहे हैं, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं वो फेलियर हो गया तो सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बच्चे के पास बाउंस बैक करने की कैपेसिटी नहीं है। और कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जो है वो आपको बाउंस बैक करना सिखाता है जी। क्योंकि हर गेम में, हर एक मैच में या तो आप जीतेंगे या फिर हारेंगे। तो ये जीत हार का जो फासला है, बच्चा कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जब करता है तो वो भूल जाता है कि ठीक है हार होगी, ओके, वो डाइजेस्ट करना सीखता है कि नेक्स्ट टाइम मैं और बाउंस बैक करूंगा, मैं और अच्छा परफॉर्म करूंगा, इस बार हारा को तो अच्छा खेलूंगा। तो ये जब बाउंस बैक करने की जो उसकी सोच है, उसकी जो मेंटेलिटी है, वो स्ट्रांग हो गई एक बार, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आपका बच्चा कभी पीछे नहीं रहेगा। तो वो डिफरेंस भूल जाएगा, व्हाट इज विनिंग एंड व्हाट इज लूजिंग। और यहाँ जहाँ डिफरेंस खत्म हो गया तो उसकी लाइफ बहुत अच्छे जोन में चलेगी एंड ही फील वेरी पॉजिटिव। तो मेरा सभी अभिभावकों से ये निवेदन भी है, रिक्वेस्ट है कि आप कैसे भी करके अपने बच्चे को चाहे 1 घंटा या आधा घंटा कोई कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स कराइए जिसमें वो ये सब सीखे, अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी करें, एंड देन आप देखेंगे कि उसमें लाइफ में उसका कैसे चेंजेस आते हैं। जी। लक्ष्मण सर, आप क्या कहेंगे? बस इन लोगों की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि अभी हमारे देश में, मैं फक्त वडोदरा गुजरात की बात नहीं करता, जी जी, पूरे देश में अभी खेल कूद के बारे में जो एक माहौल खड़ा हुआ है जी, उसको आगे ले जाने का ये दायित्व सबका है। फक्त कोचिस है अथवा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों का नहीं है, माँ बाप का है, बच्चों का है। और हमारे यहाँ ऐसा स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होना चाहिए और वो 100% होगा, क्योंकि मैं जो कुछ देख रहा हूँ, यानी हमारे जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो कुछ कर रहे हैं उससे स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होगा। और 128 साल के ये ओलंपिक के जो एक ओलंपिक का पीरियड है, अथवा ओलंपिक 128 साल पहले जो मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुआ है, उसमें हम अभी जैसे जानते हैं कि अभी तक अमेरिका ने 1000 से ज्यादा मेडल उनको मिले हुए हैं। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि आज तक हमारे पास 100 से भी कम मेडल्स हैं। तो ये जो अभी जो कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, परिस्थिति बदल रही है, तो ये जो कल्चर आ रहा है वो कल्चर को
हम सभी मिलके ऐसा डेवलप करें कि आने वाले जैसे 2036 के हम जो बात करते हैं तब तक हम 100 से भी ज्यादा मेडल लेके आएंगे और वो जो क्रॉस कर देंगे कि ट्रिपल फिगर में हमारी भारत की जो खेल कूद में पर्सनालिटी है वो ट्रिपल 3 फिगर को क्रॉस करके हम 100 से भी ज्यादा मेडल मिलवा सकते हैं। वैश्वी हॉस्पिटल कितना इक्विप्ड है स्पोर्ट्स इंजरी के लिए, स्पोर्ट्स मेडिसिन में जो आप काम करते हैं उसके लिए? स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर जैसे दिल्ली में सफदरगंज में इंडिया का सबसे पहला स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर बना। तो अगर देखा जाए तो मेरे करियर में भी हमने उसी को रेप्लिकेट करने का हमने कोशिश किया है। तो उसमें ऐसा नहीं है कोई भी स्पोर्ट्समैन आया तो उसको ऑपरेशन की जरूरत है, नो, ही रिक्वायर्स अ गुड स्पोर्ट्स डाइटिशियन, he requires good sports physiotherapist, he requires an infrastructure where he can have those kind of facility instruments where he can do supervised training. अगर sports injury होता भी है तो we have got arthroscopy trolleys of international qualities, like आपके जो 4K HD cameras होते हैं तो वो सब well equipped. We can handle any kind of injury of any joint, and we are equipped with not only the instrumentation but a kind of sometimes कई बार क्या होता है कि चलो हम सिर्फ लिगामेंट इंजरी लेके बैठे हैं। मैं बात करूंगा 17 साल की लड़की की, क्रिकेट खेलते उसको इंजरी हुई थी, 17 इयर्स ओल्ड गर्ल। तो ACL के लिए हमने जैसे ही दूरबीन डाला तो हमने देखा कि ACL तो टॉर्न है लेकिन उसका जो मेनिस्कस है वो पूरा उखड़ गया है, उसको रूट टेयर बोलते हैं। अभी आपके पास स्किल है लेकिन आर्मामेंटेरियम नहीं है, इम्प्लांट नहीं है, तो आप कैसे रिपेयर करेंगे? तो ऐसे कई सारी चीजें ड्यूरिंग सर्जरी सडनली यू फेस एंड मेनी थिंग्स हमें MRI में भी मालूम नहीं पड़ती। तो वैश्वी हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद ऑल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड स्किल टू टैकल इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर एंड आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर एज वेल। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि वैश्वी हॉस्पिटल इज नाउ एक्रेडिटेड बाय इंडियन आर्थ्रोस्कोपी सोसाइटी as one of the only center in Gujarat for management of not only sports injury but joint preservation as well. Oh wow! In the field of arthroscopy as well, and in the field of training orthopedic surgeons how to tackle the sports injury and do the surgery for them. So this is something after 20 years in my career Vaishvi Hospital has achieved. क्या बात है, वेरी गुड। तो मैं तो यही कहूंगी कि वडोदरा शहर में इतने अच्छे स्पोर्ट्स प्रोफेशनल हैं और इतने अच्छे स्पोर्ट्स डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स इंजरी में मास्टरी है जिनकी, तो एटलीस्ट हम गुजरात के सभी लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या सीखें, किस तरह से हमारे देश का नाम, हमारे राज्य का नाम रोशन करें। जब हमारे घर से हर बच्चा एक स्पोर्ट में बाहर निकलेगा तभी 36 वाला जो लक्ष्मण सर का जो एक अचीवमेंट की वो सोच रहे हैं, उनका जो सपना है वो पूरा हम सब कर पाएंगे। तो सभी अभिभावकों को एक बार फिर मैं कहूंगी कि अपने बच्चों को अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसका हौसला बढ़ाइए, ताकि उसका हौसला बरकरार रखने के लिए सबसे ज्यादा पेरेंट्स की ही जरूरत होती है। बस उतना कीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सबका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस इसी तरह VNM TV देखते रहें, ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए जुड़े रहें VNM TV के हर प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। सहज इंटरनेशनल नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वडोदरा, और वो भी फ्री आइलेट्स एंड PTE कोचिंग। 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। 4 से 5 लाख रुपए में विदेश में पढ़ाई का सपना हो सकता है साकार। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट,
फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रक्रिया भी सहज इंटरनेशनल के साथ होती है बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड्स एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। इस कुदरत ने हमें कई सारी खूबसूरत चीज़ों से नवाजा है, कई खूबसूरत तोहफे भगवान ने हमें दिए हैं, इस कुदरत ने हमें दिए हैं। उनमें से एक है नदी। नदी, पहाड़, समंदर, ये सारी एक ऐसी जगहें हैं जहां इंसान जाता है अपनी शांति ढूंढने के लिए। वहां बैठकर वो अपने आप में बहुत पीसफुल महसूस करता है। लेकिन आज के दौर में इन सभी चीज़ों को हम यानी हम इंसान ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज वर्ल्ड रिवर्स डे पर VNM TV लेकर आया है आपके लिए विश्वामित्री नदी से जुड़ी एक खास बातचीत। आपने देखा होगा विश्वामित्री नदी इस बार बाढ़ का कारण बनी है। कई अधिकारी हैं जिनकी वजह से विश्वामित्री का अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहे हैं और उसकी वजह से वडोदरा शहर को एक बहुत ही बुरी स्थिति देखनी पड़ी। एक ऐसी स्थिति जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान तो हुआ ही, साथ साथ लोगों को मानसिक तौर पर भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब जब सवाल किए जाते हैं अधिकारियों से तो वो सभी एक दूसरे पर ब्लेम डालते रहते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम डालते हैं, लेकिन सही मायने में क्या कदम उठाने चाहिए ये शायद किसी को भी नहीं पता है। इसलिए आज वर्ल्ड रिवर्स डे पर हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं सही जानकारी। तो चलिए जुड़ते हैं एनवायरमेंटल प्लानर नेहा सरवटे जी से और उनसे जानते हैं कि उनका इस बात पर क्या कहना है। जब बाढ़ आती है तब हम या तो सत्ता को ब्लेम करते हैं या सत्ता एक दूसरे को ब्लेम करती है, लेकिन इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब ही गवर्नेंस या सत्ता या का हिस्सा है। हम जो नागरिक हैं
जो सिटीजन्स हैं हम वोट करते हैं अपने इलेक्टेड मेंबर्स को। जो स्टेट है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो शासन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। तो एक दूसरे से ब्लेम करने के बजाय हम अगर सही मुद्दे समझे, सही मामले समझे, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और सही दिशा में हमें आगे ले जाएगा वो। तो पहले मैं शुरुआत करती हूँ नागरिक या सिटीज़न से। हमारी भी कुछ जवाबदारियाँ हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो है हम सेंसिबली वोट करें, हम जिसको वोट डाल रहे हैं उनका मैनिफेस्टो जान लें, उनकी जो मानसिकता है, मान्यता है, वो जान लें, तब जाके हम वोट डालें। दूसरी चीज़ ये है कि जब सरकार हमसे पूछती है, डेवलपमेंट प्लान, टीपी स्कीम जब आता है, कोई भी डेवलपमेंट प्रपोजल आता है, तो नागरिक के लिए कुछ समय का गैप उनको दिया जाता है, स्लॉट दिया जाता है कि वो अपने मशवरा या जो भी ऑब्जेक्शन है, सजेशन है, वो रजूआत कर सकते हैं। नागरिक को सतत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि जब ये नोटिफिकेशन आती है तो हमें अपने सजेशंस या ऑब्जेक्शंस देने चाहिए। दूसरी बात, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वो ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि वो फ्लड प्लेन में आ रहे हैं या रिवाइन में आ रहे हैं। अगर ऐसी इकोलॉजिकली सेंसिटिव या सिग्निफिकेंट एरियाज़ में अगर अपनी प्रॉपर्टी आ रही है तो वहाँ इन्वेस्ट ना करें। अगर जनता इससे हम इतना अलर्ट रह सके तो बिल्डर लॉबी या डेवलपर्स अपने आप ऐसी जगहों पे बांधकाम करना बंद कर देंगी। दूसरी बात है एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैपिंग करना चाहिए। जो नदी है, नदी का सिस्टम है, नदी का जो विस्तार है, उसको मैप करके उसके बाद डेवलपमेंट प्लान या टीपी स्कीम का सुझाव रखना चाहिए या कुछ भी एक्शन या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। जो अभी तक वो समझ ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करते हैं उनमें अभी उतनी जागरूकता नहीं है कि नदी किसको कहते हैं और नदी का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तीसरा होता है पॉलिटिशियंस। हम पॉलिटिशियंस की बात बहुत करते हैं, उनको भी नदी के लिए, अपने नागरिकों के लिए जो हित में है उनके, उस हिसाब के प्लान करने चाहिए। चौथा है लॉज और लेजिस्लेशन। जो हमारे एक्ट्स हैं, जो लीगल रेगुलेशंस है, उनको भी जो नदी की जो एंटिटी है, उनकी नदी का जो सिस्टम है, उसकी सैंक्टिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए लीगल लॉज और प्रोविजंस देने चाहिए। आज के जो हमारे बड़ौदा के GDCR है या गुजरात टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसके कारण एक अनक्लियरनेस है, कंफ्यूजन है, एक हेजीनेस है, जो हम जब प्लानिंग के लिए हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो ठीक से हो नहीं पाता। बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम किसी सरकार को चुन रहे हैं तो कोई एक चेहरा जो लीडरशिप की जगह पर बैठा है, उस एक चेहरे को देखकर हम बस आंख बंद करके वोट कर देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमारे शहर में उस सरकार से जुड़ा कौन सा व्यक्ति खड़ा है और उस व्यक्ति में कितनी नॉलेज है, क्या वो सही काम कर रहा है, उसका पास्ट क्या रहा है, उसने क्या क्या काम किए हैं, क्या विकास किए हैं हमारे शहर में, ये कोई नहीं देखता। बस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम वोट जाकर दे देते हैं बिना किसी जानकारी के। और फिर जब बाढ़ जैसी स्थिति या कोई भी ऐसी बुरी हालात से हमें गुजरना पड़ता है, तब हम सरकार पर सवाल उठाते हैं। इसमें पूरी तरह से जनता दोषी नहीं है, लेकिन बस इतना हम आप सबको कहना चाहते हैं कि अवेयर रहें, इस बात की जानकारी रखें कि आपके शहर से जुड़ी क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और आपके शहर में जो विकास हो रहा है वो आखिर कौन सा अधिकारी, कौन सी सरकार लेकर आ रहा है, उसके बाद में आप वोट करें। अब बात हुई अधिकारियों की, अब बात हुई जो अलर्टनेस हम जनता में होनी चाहिए उसकी। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि जैसा हम ये वीडियो, इसका पर्पस ही ये है, वर्ल्ड रिवर्स डे पर हम ये बताएं कि जो नदियों की महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है एक नदी की, उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ साथ विश्वामित्री नदी, जिसे वडोदरा की शान माना जाता है, तो विश्वामित्री नदी से जुड़ी सारी जानकारियाँ अब भी कई लोगों को नहीं पता है, तो हम इस जानकारी के बारे में भी जानेंगे। नदी जो है वो सिविलाइजेशन या मानव जीवन का लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। वो नदी के आसपास ही सालों से, हज़ारों सालों से जितने भी सेटलमेंट्स हैं वो नदी के किनारे ही हुए हैं, वहीं से सेटलमेंट्स का निर्माण हुआ है। विश्वामित्री नदी में भी वही हालात है, वहीं से बड़ौदा का निर्माण हुआ है। जब हम बड़ौदा की हिस्ट्री देखें तो कल्चरल हिस्ट्री भी विश्वामित्री नदी की बहुत गहरी और लंबी भी है।
मुनि विश्वामित्र के नाम से ये नदी जानी जाती है। जो कल्चरल हेरिटेज के लोग हैं, निष्णात हैं, वो लोग भी कहते हैं कि गायत्री मंत्र भी यहीं पे कहा गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। तो हमको विश्वामित्री नदी की जो व्याख्या है वो समझनी है। हमारी एक मानसिकता है कि सारी नदियों में हम जब देखते हैं तो पानी रहना ज़रूरी है, साल भर पानी रहना ज़रूरी है। वो हमको थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा क्योंकि सारी नदियाँ जो है वो 12मासी या पेरिनियल रिवर्स नहीं होती है। कुछ नदियाँ जैसे कि विश्वामित्री वो मौसमी या सीजनल रिवर्स होती है, और उसकी जो सीजनैलिटी है उसका हमको मान रख के इस नदी के साथ हम जैसे भी जुड़े उस सीजनैलिटी को ध्यान में रखते हुए उसके आजू बाजू हम प्लानिंग करें, एक्टिविटीज़ करें, या फिर जो भी हमारा संपर्क है वो नदी के साथ उस हिसाब से होना चाहिए। हर नदी की एक इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी अलग होती है, यूनिक होती है। विश्वामित्री की यूनिकनेस मगर है, जो हम सब बाढ़ के टाइम बहुत बातें करते हैं। मानव और मगर हम कोएग्जिस्ट कर रहे हैं सालों से। तो जब हम बाढ़ के टाइम या बारिश के मौसम के टाइम हम जो एनिमल या क्रोकोडाइल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं वो गलत है। हम मगर की जगह में घुसे हैं तो मगर हमको अटैक करेगा। हम रिस्पेक्ट करें उसकी हैबिटेट को और वो रिस्पेक्ट करे, वो रिस्पेक्ट करता ही है अपने हैबिटेट को। जब बाढ़ नहीं होती, जब पानी ऊपर नहीं आता तो मगर अपने घर में नहीं घुसते, वो अपने ही घर में अपने ही हैबिटेट में संतुष्ट है। तो वो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है नदी को और सेटलमेंट को या सिटी को, वो हमें रखना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो नदी की खाली तटे हैं, जो पट है, रिवाइंस है, वो डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, वो डेवलपमेंट के लिए ओपन है, हमारे एक्सप्लॉयटेशन के लिए ओपन है। तो जो विश्वामित्री की सीजनैलिटी है, मौसमी जो नेचर है उसका, उसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। यूँ तो विश्वामित्री से जुड़ी काफ़ी बातें आप लोगों को पता रहती है, लेकिन आजकल जो युवा आगे बढ़ रहा है, जो जनरेशन हमारी है, उन तक भी ये सारी जानकारियाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और कुछ डीप नॉलेज होता है जो आम लोगों को नहीं पता होता है, बस वही सारी चीज़ें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब साथ साथ में एक और सवाल है कि विश्वामित्री नदी में आज की जो स्थिति है, आज की क्या स्थिति है विश्वामित्री नदी की, और किस तरह से अब इसमें और चेंजेस लाने ज़रूरी है जो शहर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि विश्वामित्री नदी सिर्फ बड़ौदा के लिए नहीं है, वो पावागढ़ से लेके जो खंभात का अखात है वहाँ तक जाती है। तो हमें एक वो पूरा जो वाटरशेड है, जो जल क्षेत्र है विश्वामित्री का, उसको नज़र रखते हुए सारा विकास या प्लानिंग होना चाहिए। उसको नज़र रखते हुए डेवलपमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ है वो करनी चाहिए। जब बारिश आती है तो हम बोलते हैं आजवा में इतना पानी भरा, लेकिन आजवा में इतने तेज़ी से पानी भरता क्यों है? क्योंकि हमने पावागढ़ विस्तार में बहुत सारे डेवलपमेंट के नाम पे डिफॉरेस्टेशन किया है। उसका जो स्लोप है उसमें हमने ऑल्ट्रेशन किए हैं। जो वो लैंड यूज़ या लैंड कवर है, जो भी नेचुरल वेजिटेशन है, उसको हमने नुकसान पहुंचाया है। और इसके वजह से जो पानी तेज़ी से आता है उसके वजह से सॉइल इरोजन भी होता है। सॉइल इरोड होके, वहाँ से इरोड होके जब बड़ौदा तक पहुँचती है नदी, तो वो सेडिमेंटेशन या सिल्टेशन होता है, जिससे नदी की कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो अगर वडोदरा को बाढ़ से बचना है तो पावागढ़ के विस्तार से लेके हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। वहाँ के जो रेगुलेशंस है उसको भी हमको ध्यान में रखते हुए, या उसमें अगर मॉडिफिकेशंस करने पड़े वो करना पड़ेगा। एक रीजनल प्लान वाटरशेड लेवल का बनाना पड़ेगा। प्लान अलग होता है, प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं। अगर प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा तब वहाँ से प्रोजेक्ट्स का निर्माण होगा, ना कि प्रोजेक्ट्स के वजह से प्लान का निर्माण होगा। तो ये समझना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अभी बाढ़ के कारण या पानी बहाव के कारण जो बैंक्स या नदी के जो तट है उस पर जो नुकसान हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी के कारण हुआ है, तेज़ पानी आने से हुआ है, क्योंकि हमने उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, उसके जो कोतर है वो हमने बंद कर दिए हैं। हमने जो तट का स्लोप होता है, जिसको हम नेचुरल एम्बैंकमेंट स्लोप बोलते हैं, वो हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो इरोजन होना है। अगर इरोजन होता है तो लैंडस्लाइड्स भी होंगी। तो ये एक रिपल इफेक्ट है।
एक कारण की वजह से बहुत सारे रिपल इफेक्ट नुकसान हो सकते हैं और वो आगे भी होंगे ही अगर हमने ध्यान में नहीं रखा ये सब चीज़ों को। विश्वामित्री नदी जिसके बीचों बीच वडोदरा शहर बसा है, इससे जुड़ी जो ज़रूरी जानकारियां हैं वो हमने आप तक पहुंचा दी हैं। जितने भी हमारे मन में सवाल होते हैं जिसके जवाब हम गूगल पर ढूंढते हैं, वो उन सवालों के जवाब हमने आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। अब आखिर में मैं चाहूँगी एक आखिरी सवाल का जवाब नेहा मैम दे दें कि आज जो विश्व नदी दिवस है, इस मौके पर आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जिससे वो नदियों का जो महत्व है उसे भी समझें और जो ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली होती हैं वो बातों का ध्यान रखें। क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों? मेरा ये मानना है कि जो हम ये वर्ल्ड कोई भी डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। इसका मतलब ये होता है कि जो हम डे सेलिब्रेट करते हैं वो जो एंटिटी है वो गुजर चुकी है या बहुत नुकसान हो चुका, हम उसको सहानुभूति देते हैं। इसलिए हम एक टोकनिज्म के तरह, जैसे हम मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, साल भर भगवान को याद नहीं करते हैं, जैसे हमारे पूर्वज हैं इनको श्राद्ध के दिन एक ही दिन में हम जाके भोग चढ़ाते हैं और पूरे साल भर हम नहीं सोचते उनके बारे में। तो नदी का जो हम ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, वर्ल्ड रिवर डे है, ऐसी स्थिति आके हो चुकी है। अगर हम सही मायने में नदी का या अपने कुदरत का या नेचर का अगर इतना ही हमें ख्याल हो तो हमें रोज़ उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, रोज़ उसके तरफ अपने एक्शंस या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए उनको प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे दर्शकों तक सभी ज़रूरी जानकारियाँ पहुँचाने के लिए। BNM TV की हमेशा कोशिश रहती है कि वो इस तरह के अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाता रहे ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और साथ साथ आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और ये समझें कि हर चीज़ जो इस कुदरत से जुड़ी है वो सभी चीज़ें हमारे लिए कल भी ज़रूरी थी, आज भी ज़रूरी है और आगे भी ज़रूरी रहेगी। चाहे कितनी भी आगे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेंगी और उसे संरक्षित रखना, उसे बचाए रखना, उसे सेफ रखना, ये सब हम सभी की जिम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो और आज के दिन पर, सिर्फ आज ही के दिन पर अपने आप को ये याद ना दिलाएं कि नदियां हमारे आसपास जो हैं वो ज़रूरी हैं, हमें उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। ये सभी दिनों में हमें याद रखना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये बातें पहुँच सके। फिर लौटेंगे इसी तरह एक टॉपिक पर आपको अवेयर करने के लिए, तब तक देखते रहिए BNM TV।